Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello friends. Today we are going to start our next topic which is about the Golgi complex. पिछली वीडियो में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है दूसरा गोल्जी कम्प्लेक्स जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद। तो आइए शुरू करते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स को। गोल्जी कम्प्लेक्स की डिस्कवरी की तरफ आते हैं। सबसे पहले गोल्जी कम्प्लेक्स को जॉर्ज ने 1867 में डिस्कवर किया था। इसने सिर्फ इस गोल्जी कम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में जॉर्ज ने कुछ भी नहीं बताया हमें। इसके बाद जो गोल्जी कम्प्लेक्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमें किसने बताया? डाल्टन ने। तो इस तरह इसकी डिस्कवरी में ये साइंस टेस्ट भी आता है। इसके अलावा जो मेन क्रेडिट ज़्यादा है गोल्जी कम्प्लेक्स की डिस्कवरी में वो कैमिलो गोल्जी को ज़्यादा है, क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने 1898 में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ कि हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। तो इसके डिफिनीशन की तरफ आइए। गोल्जी कम्प्लेक्स it is an interconnected tubular structures which help in secretion of cell। ये क्या है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स क्या है? वो विजिकल भी हो सकते हैं और सिस्टमी भी हो सकते हैं। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये मेन रोल अदा करता है यानी सेल की सिक्रीशंस में, यानी मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस सेल से या सेल के अंदर जो सिक्रीट होते हैं इसमें मेन रोल गोल्जी कम्प्लेक्स अदा करता है। तो इस तरह ये डिफिनीशन इस तरह हम करेंगे कि इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ द सेल। तो इस तरह ये आसान सा डिफिनीशन है इस गोल्जी कम्प्लेक्स की। सिस्टर्नी के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आपको वो वीडियो लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में हमने सिस्टर्नी की फंक्शंस भी और इस तरह वो क्या होता है वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये डिफिनीशन हो गया गोल्जी कम्प्लेक्स का। इसके अलावा हम आते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के अदर नेम्स कि गोल्जी कम्प्लेक्स को दूसरों किन किन नामों से हम याद कर सकते हैं। तो गोल्जी कम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है। किस चीज़ पर? सिस्टर्नी पर। ये सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है और एक सिस्टर्नी को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। इस तरह गोल्जी कम्प्लेक्स का एक नाम गोल्जी बॉडी भी आता है। इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस इसको किस लिए कहा जाता है? गोल्जी अपैरेटस इसको इसलिए कहा जाता है सिस्टर्नी, जब बहुत सारे सिस्टर्नी प्लस सिस्टर्नी ये जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है यानी गोल्जी कम्प्लेक्स का, और इस तरह इसको पहले गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। यानी सिस्टर्नी जब बहुत सारे सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ मिल जाए तो ये गोल्जी अपैरेटस बनाता है। इस तरह गोल्जी कम्प्लेक्स को गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑर्गेनेली भी इसको कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑर्गेनेली। और इसको ये सेक्रेटरी ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल के अंदर ये मेन रोल अदा करता है किस चीज़ में? सिक्रेशन में। मुख्तलिफ के सब्सटेंसेस को ये सिक्रेट करता है, जैसे कि इसमें सबसे मेन जो है वो है प्रोटीन की सिक्रेशन में ये गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये मेन रोल अदा करता है। इस तरह सेल वॉल की सिक्रेशन भी करता है जो कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा इसको डेक्टाइसोम भी कहा जाता है। डेक्टाइसोम किस लिए कहा जाता है? ये हमने सेल वॉल में ये हमने डिटेल के साथ इसको सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? वो इस गोल्जी कम्प्लेक्स की वजह से होता है, क्योंकि सेल वॉल जो सिक्रीट करता है वो कौन सिक्रीट करता है? गोल्जी कम्प्लेक्स, और इस वजह से गोल्जी कम्प्लेक्स को डेक्टाइसोम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको डाल्टन बॉडी भी कहा जाता है, डाल्टन बॉडी। और डाल्टन बॉडी किस लिए कहा जाता है? हमने डिस्कवरी में पढ़ा कि डाल्टन ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको डाल्टन बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा हम गोल्जी कम्प्लेक्स की ऑकरेंस की तरफ आते हैं कि ये किन किन जानवरों में पाया जाता है। तो ऑकरेंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में, यानी एनिमल्स हो गया या प्लांट्स हो गया, जितनी भी सेल्स है और वो यूकैरियोटिक है यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, तो इन सारे सेल्स में क्या मौजूद होता है?
इसमें गोल्जी कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में यानी रेड ब्लड सेल जब इनिशियल कंडीशन में होता है तो इसमें गोल्जी कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, यानी लेकिन जब ये मैच्योर होता है, ये मेमेलियन आरबीसीज जो है ये जब मैच्योर होता है तो इसमें गोल्जी कम्प्लेक्स मौजूद नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर डिसअपियर होता है। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो फिर गोल्जी कम्प्लेक्स हमारे साथ एब्सेंट होगा ज़रूर। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में यानी जिसमें न्यूक्लियस ना हो, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसमें गोल्जी कम्प्लेक्स की मौजूदगी ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल में और मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में ये एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम आते हैं नंबर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ के प्लांट सेल में या एनिमल सेल्स में ये कितने नंबर पर यानी गोल्जी कम्प्लेक्स कितने होते हैं प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। तो नंबर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स प्लांट सेल में 9 to 12 गोल्जी कम्प्लेक्स हर एक सेल में, प्लांट के हर सेल में 9 से 12 तक गोल्जी कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। किस वजह से? क्योंकि प्लांट सेल हमने डिस्कस किया है कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है और सेल वॉल की फॉर्मेशन में गोल्जी कम्प्लेक्स मेन रोल अदा करता है, इसलिए प्लांट के सेल में गोल्जी कम्प्लेक्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल के हर सेल में यानी एनिमल्स के हर सेल में क्या होता है, एक गोल्जी कम्प्लेक्स होता है, एक गोल्जी कम्प्लेक्स होता है। इस तरह ये हो गया नंबर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स यानी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब पोजीशन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स कि ये पोजीशन यानी गोल्जी कम्प्लेक्स ये कहाँ पे मौजूद होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो गोल्जी कम्प्लेक्स प्लांट्स में और इनवर्टिब्रेट में यानी जिसका बोन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स में ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये स्कैटर फॉर्म में मौजूद होते हैं। और स्कैटर का क्या मतलब है? स्कैटर का मतलब है इर्रेगुलर। तो गोल्जी कम्प्लेक्स प्लांट्स और इनवर्टिब्रेट्स में स्कैटर्ड यानी इर्रेगुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। प्लांट्स में तो इसलिए ये स्कैटर फॉर्म में मौजूद होते हैं क्योंकि वहाँ पे 9 to 12 गोल्जी कम्प्लेक्स पर सेल यानी हर एक सेल में 9 to 12 गोल्जी कम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये स्कैटर फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इस तरह इनवर्टिब्रेट्स में भी ये स्कैटर फॉर्म में मौजूद होता है। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स यानी जितनी भी जिन ऑर्गेनिज्म में स्पाइनल कॉर्ड होता है इनको हम वर्टिब्रेट सेल यानी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के सेल्स, इसमें क्या होता है, ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक पाया जाता है गोल्जी कम्प्लेक्स। इसके अलावा शेप, इस गोल्जी कम्प्लेक्स की शेप किस तरह है? तो गोल्जी कम्प्लेक्स की शेप को अगर हम देखें तो ये प्लियोमॉर्फिक है। और प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है? प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये है कि ये अपने शेप को चेंज करता है, चेंज इट्स शेप्स। किस तरह ये अपने शेप को चेंज करता है? ये इस तरह, जब भी ये एक फंक्शन अदा करता है तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जब दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है तो इसका शेप फिर चेंज होता है दूसरे में। तो इस तरह शेप ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये प्लियोमॉर्फिक इन शेप है। प्लियोमॉर्फिक यानी जिसके बहुत सारे शेप्स हो। तो ये था शेप ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स से पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि गोल्जी कम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है, गोल्जी कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल अराइज होते हैं और वो वेसिकल मेन रोल अदा करता है गोल्जी कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ कि गोल्जी कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर किस तरह है। तो गोल्जी कम्प्लेक्स की क्या है, ये मुख्तलिफ डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें वेसिकल्स मौजूद है, सिस्टर्नी है, विक्यूल है। वेसिकल्स क्या है? वेसिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वेसिकल अराइज होते हैं तो ये वेसिकल एलांगेट होके क्या बनाते हैं, सिस्टर्नी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेसिकल से सिस्टर्नी बनते हैं और फिर ये सिस्टर्नी और वेसिकल मिलके मेन रोल अदा करता है किस चीज़ में, विक्यूल्स की फॉर्मेशन में। यानी विक्यूल्स क्या होता है, विक्यूल्स मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज पर, ये हम बाद में इंशाल्लाह फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स में हम डिटेल के साथ ये पढ़ेंगे कि विक्यूल्स कौन कौन से ऑर्गेनेलिज ये गोल्जी कम्प्लेक्स बनाता है। तो फंक्शंस में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो गोल्जी कम्प्लेक्स ये वेसिकल पर मुश्तमिल होता है, सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है और विक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है।
ये जो 3 कंपोनेंट्स है यानी वेसिकल, सिस्टर्निया और वैक्यूल, ये इस तरह अरेंज होते हैं साइटोप्लाज्म में कि ये क्या 2 फेसेस बनाते हैं, 2 फेसेस ये बनाता है। कौन कौन से? एक कन्वेक्स फेस हो गया और एक कनकेव फेस हो गया। ये यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में ये जो है ये वाला जगह ये क्या है? ये कन्वेक्स इस तरह है, कन्वेक्स, इसलिए इसको कन्वेक्स फेस कहा जाता है। तो ये जो वेसिकल्स है और सिस्टर्नी है ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स गोल्जी कम्प्लेक्स का ये इस तरह अरेंज होते हैं कि ये 2 साइड्स यानी 2 फेसेस बनाता है। इसमें से एक फेस क्या है? ये एक सिस फेस है यानी कन्वेक्स फेस। इसको हम पढ़ेंगे कि इसको सिस क्यों कहा जाता है और ट्रांस क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ पे आए तो ये 3 कंपोनेंट्स इस तरह अरेंज होते हैं कि ये 2 साइड्स या 2 पोल्स बनाते हैं। एक कन्वेक्स फेस होता है और एक कनकेव फेस होता है। कन्वेक्स क्योंकि ये कन्वेक्स की शक्ल इख्तियार करता है और कनकेव ये इस तरह, इस साइड को कनकेव कहा जाता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट्स, प्रॉक्सिमल पार्ट इसको किस लिए कहा जाता है? इसको कन्वेक्स फेस को प्रॉक्सिमल पार्ट भी कहा जाता है। प्रॉक्सिमल पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है किस चीज़ का? गोल्जी कम्प्लेक्स का। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स की वजह से इसको प्रॉक्सिमल पार्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको डिस्टल पार्ट, ये जो कनकेव फेस है इसको डिस्टल पार्ट कहा जाता है क्योंकि ये इंडिंग पार्ट ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स है। इसके अलावा सिस फेस भी कन्वेक्स फेस को कहा जाता है। सिस फेस इसको किस लिए कहा जाता है? सिस फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वैक्यूल्स है या वेसिकल्स है, मुख्तलिफ किस्म की वेसिकल्स, यहाँ पे इसकी एंटरिंग होती है, एंटरिंग, तो इसलिए इसको सिस फेस कहा जाता है। और इसको ट्रांस फेस कहा जाता है, कनकेव फेस को ट्रांस फेस, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस है ये वेसिकल्स ये आउट होते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स से, ये आउट होते हैं। इसके अलावा इसको फार्मिंग फेस कहा जाता है। फार्मिंग फेस इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि गोल्जी कम्प्लेक्स के इनिशिएशंस यानी गोल्जी कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ये इस प्रॉक्सिमल पार्ट से शुरू होते हैं। इसके अलावा कनकेव फेस को क्या कहते हैं? मैच्योर फेस इसको कहा जाता है। मैच्योर फेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुँचता है इस कनकेव फेस तक तो गोल्जी कम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होता है? मैच्योर होता है। इसके अलावा कन्वेक्स फेस कहाँ पे मौजूद होता है और कनकेव फेस कहाँ पे मौजूद होता है? तो कन्वेक्स फेस यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, कन्वेक्स जो फेस है ये कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक मौजूद होता है। मैंने ये स्ट्रक्चर्स में थोड़ा गड़बड़ की है, इसके लिए सॉरी, लेकिन ये क्या होता है? ये इसके नज़दीक होती है। ये जो कन्वेक्स फेस है, कन्वेक्स फेस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक होती है। और इसके अलावा जो कनकेव फेस है, कनकेव फेस यानी ये जो ट्रांस फेस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक होती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की फॉर्मेशन होती है और वो वेसिकल्स किसकी शक्ल इख्तियार करती है? सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी इस तरह ये सिस्टर्नी मिल के बहुत सारे सिस्टर्नी मिल के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये गोल्जी कम्प्लेक्स बनाता है। तो ये देखो, ये वेसिकल है, वेसिकल के स्ट्रक्चर्स ये है। इसके अलावा ये होल देखो, ये होल ये क्या है? ये है सिस्टर्नी। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करता है, वैक्यूल की शक्ल ये इख्तियार के सेल के अंदर सिक्रीट करता है। तो ये था हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स। अब हम इसके बाद डिटेल के साथ गोल्जी कम्प्लेक्स की फंक्शंस पढ़ेंगे कि गोल्जी कम्प्लेक्स किन किन चीज़ों में मेन रोल अदा करता है। तो अब आइए फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ कि गोल्जी कम्प्लेक्स की मेन फंक्शंस क्या है। सबसे पहले गोल्जी कम्प्लेक्स मेन रोल अदा करता है किस चीज़ में? सेल की सिक्रीशंस में, जिसकी वजह से इसको सिक्रीटरी ऑर्गेनिडीज भी कहा जाता है। सिक्रीटरी ऑर्गेनिडी सेल की सिक्रीशंस यानी सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटीन्स हो गए या हार्मोन्स हो गए या एंजाइम्स हो गए, ये इन सब सब्सटेंसेस की सिक्रीशंस में मेन रोल कौन अदा करता है? ये गोल्जी कम्प्लेक्स अदा करता है, जिसकी वजह से इसको सिक्रीटरी ऑर्गेनिडी भी कहा जाता है। और इस सेल की सिक्रीशंस में मेन जो है ये प्रोटीन्स है, यानी सबसे ज़्यादा ये क्या सिक्रीट करता है? ये प्रोटीन्स की सिक्रीशन में मदद करता है। इसके अलावा गोल्जी कम्प्लेक्स का एक और मेन फंक्शंस क्या है?
वो है ऑर्गेनेलिड्स की फॉर्मेशन करता है। यानी कौन कौन से ऑर्गेनेलिड्स की, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम जिसको स्प्लिटिंग बॉडीज भी कहा जाता है, इसके अलावा परऑक्सीसोम, तो ऑर्गेनेलिड्स की फॉर्मेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेन रोल अदा करता है किस चीज में, ऑर्गेनेलिड्स की फॉर्मेशंस में, जो कि फिर मेन रोल अदा करता है सेल्स के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये ऑर्गेनेलिड्स। एक है लाइसोसोम और दूसरा है परऑक्सीसोम। ये दो ऑर्गेनेलिड्स किस चीज की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। इसके अलावा तीसरी फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में ये मेन रोल अदा करता है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल किस चीज़ को कहा जाता है, यानी जब 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए बॉन्ड के जरिए तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन में गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेन रोल अदा करता है। ये किस तरह, जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी में क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी के तौर पर काम करते हैं। सेल के अंदर हर ऑर्गेनेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज वहाँ पे मौजूद होता है यानी कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा लिपिड्स जब इसके साथ मिल जाए यानी फैटी एसिड, तो ये क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन इस तरह करता है। और ग्लाइकोलिपिड क्या है, ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये बनाता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं, यानी ग्लूकोज प्लस या कार्बोहाइड्रेट प्लस फैटी एसिड या लिपिड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। इसके अलावा जो दूसरा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन भी यह करता है। प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाए तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और इसको किस प्रोसेस के जरिए बनाता है, इसको ये क्या था, ये ग्लाइकोसाइडेशन था और ये ग्लाइकोसाइलेशन है। इस तरह ये मेन प्रोसेस है, ये आपसे पूछा जा सकता है टेस्ट्स में, ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाए तो इसको ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है, और जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाए तो ये ग्लाइकोसाइडेशन इसको कहा जाता है। तो ये था मेन फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, जो कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, जो कि हमने पढ़ा है कि इसको डेक्टाइसोम भी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल वॉल की फॉर्मेशंस, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल की फॉर्मेशन में मेन रोल अदा करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन करता है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, परऑक्सीसोम हो गया। लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडी है जो कि प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल्स की जो स्प्लिटिंग है ये क्या करता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसमें मेन रोल अदा करता है। यानी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ मिलके, जैसे कि प्रेग्मोप्लास्ट किसको कहा जाता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम मिल जाए और ये अरेंज हो जाए कहाँ पर, सेल के सेंटर इक्वेटर पे, और वहाँ पे सेल प्लेट बनाता है। फिर ये सेल प्लेट क्या करता है, इन तीनों को आपस में प्रेग्मोप्लास्ट कहा जाता है। जब ये सेल प्लेट बनाता है तो ये साइटोकाइनेसिस करता है। तो इस तरह सेल वॉल की फॉर्मेशंस फिर वहाँ पे होती है। तो ये थे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ फंक्शंस, जैसे कि ये देखो सेल सिक्रीशन में मदद करता है, ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में मदद करता है, इसके अलावा सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ फंक्शंस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।